जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। आज इरोटेरिया का वॉल्यूम 2 बीएसएससी इंटर लेवल बुक को मैं लाया हूं दोस्तों। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। 15 प्रैक्टिस सेट में से आज 10वां सेट नंबर में लाया हूं। सेट नंबर 10 है इस बुक से, और इससे पहले 1 से 9 तक मैं सेट करवा चुका हूँ। उसका वीडियो भी अपलोड है, आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिलेंगे। उसका प्लेलिस्ट आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इरोटेरिया का फर्स्ट बुक भी आया था दोस्तों, उसका भी 1 से लेकर 15 तक पूरा वीडियो अपलोड है। उसका भी प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूँ। यदि आप लोग उससे देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देखें, या उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न देखते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। और आप लोग भी बनाते रहिएगा, कितना आप लोग को याद है, कितना बना सकते हैं, चेक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं एक दूसरे से, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है जो नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को मिलान बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी क्या है नीलगिरी पहाड़ी का? डोडा बेट्टा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सेकंड नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का पूछा है, केवल भारत का नहीं पूछा है। भारत का पूछे तो क्या होगा? यदि भारत का पूछता तो 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता। लेकिन संपूर्ण भारत का पूछा है अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है देशांतरीय विस्तार। ठीक है। और हमसे पूछा है प्रश्न संपूर्ण भारत का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर देश में पड़ता है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसकी ऊंचाई यदि पूछ लिया आपसे तो 5897 मीटर है। माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5897 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि इसमें हम देखें ओजस डे सलाडो है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली देश की सीमा पर स्थित है। ओजस डे सलाडो है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली देशों के सीमा पर स्थित है। ओजस डे सलाडो। ठीक है। और मोनालोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मोनालोआ सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के पास स्थित है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के पास स्थित है मोनालोआ ज्वालामुखी। और यदि माउंट पोपा देखें, माउंट पोपा म्यांमार में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा है म्यांमार में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। तो हमसे पूछा है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न की चलते हैं। इसमें दिया गया है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? यदि ये देखें सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सियाचिन हिमनद है जो आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है दोस्तों। किसका? लद्दाख का हिस्सा है। यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन हिमनद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो भारत के दामोदर नदी को जैविक प्रदूषक की संज्ञा दी गई है।
ठीक है, कि कौन सी नदी, तो दामोदर नदी को, भारत के दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है दोस्तों। कौन सी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है, तो मेरियाना खाई है जो किस महासागर में है, तो ये तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई है, लेकिन मेरियाना खाई का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये हमसे पूछ रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, प्रशांत महासागर में किधर साइड है, तो मेरियाना खाई है जो प्रशांत महासागर में पश्चिमी प्रांत में स्थित है। कहाँ, पश्चिमी प्रांत महासागर में स्थित है मेरियाना खाई, पश्चिमी प्रांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पश्चिमी प्रांत महासागर में मरियाना खाई स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, यदि और देखें मरियाना खाई के बाद प्रशांत महासागर में टोंगा जो है प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम प्रांत में टोंगा महासागर स्थित है। टोंगा खाई है, टोंगा गर्त जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है वो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। प्रिटोरिका है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, प्रिटोरिका अटलांटिक महासागर में, और सुंडा गर्त है जो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट गर्त के बारे में मैंने बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, इसे मैचिंग करेंगे हम लोग। इसमें जयसमंद झील, बड़खल झील, लोकटक झील, काली वेली झील, यदि इसे हम देखें तो इसमें जयसमंद झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, और कालबेलिया झील तमिलनाडु में। कालबेलिया झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार मैचिंग करें तो 1 2 3 4 सभी का सभी आंसर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 8 नंबर प्रश्न में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन से भाग में, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, यदि इसमें देखिए भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में दिया है। भाग 10 में दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। भाग 5 देखें, भाग 6 देखें, भाग 6 में राज्य के बारे में दिया है। भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में दिया है। भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में भाग 6 में राज्य के बारे में दिया हुआ दोस्तों। भाग 6 में राज्य के बारे में दिया हुआ। ठीक है, और भाग कितना होगा, भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में दिया हुआ है। भाग 5 में संघ के बारे में, और भाग 8 में क्या दिया हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो हमसे पूछा था आंसर क्या, तो कौन से भाग में दिया हुआ संघ राज्य क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर डी भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कितने मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन है, किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये दिया गया है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, और भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आपको मैं पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। पूरी वीडियो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेगा। भारतीय संविधान का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, और भारतीय इतिहास में तीनों खंड का आपको, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का तीनों खंड का अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। वो भी पूरा के पूरा चैप्टर वाइज है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। घटना चक्र बुक से मैं उसे अपलोड किया हूँ वीडियो बना करके। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे जाकर देखें दोस्तों, और हमें विश्वास है निश्चित रूप से आपका उससे प्रैक्टिस सेट में नंबर इंप्रूव होगा दोस्तों देखने के बाद। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग उससे जाकर जरूर से जरूर देखें, और उसके बाद अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के ग्रुप में, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में किसे नहीं रखा गया, ये प्रश्न दिया गया है। तो
आयकर का भुगतान मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया। आयकर का भुगतान क्या है, मौलिक कर्तव्य से बाहर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देश की रक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की सुरक्षा रखना, जन संपत्ति को रक्षा करना, ये सब मौलिक कर्तव्य का दिया हुआ, परंतु आयकर का भुगतान मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया पंचायत की स्थिति। देखिए 9 नंबर प्रश्न कुछ और मैं बता दूं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न में कुछ और प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामों में, जैसे कि मौलिक कर्तव्य है जो कौन से भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में आता है। कितने भाग 4 के ए में आता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। कितनी है, 11 है। ठीक है, और तो ये 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो 4 के ए में है, और कौन से अनुच्छेद में, 51 के ए में है। 51 के ए में 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया हुआ 10 नंबर प्रश्न में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सीमा के लिए समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में किसकी गठन करता है, वित्त आयोग का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 2010 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है दोस्तों, मूल अधिकार के रूप में। और 2002 ईस्वी को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके तहत अनुच्छेद 21 के 1 के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे 21 के ए में रखा गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को। और लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश से, तो आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनयन करते हैं वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन से देश के, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। इसमें यदि नीति निर्देश सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन, ये सब क्या है, आयरलैंड से। नीति निर्देश सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। मैच नहीं है, ये करना है दोस्तों। मूल उद्देश्य क्या है उसे सुनिश्चित करना है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन कौन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें पंचायती राज में सुधार के लिए क्या क्या किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति लाया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में लागू करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया गया था। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति लाया गया था 1977 में, अशोक मेहता समिति लाया गया था। और GKV राव समिति लाया था कब, तो 1985 में GKV राव समिति लाया गया था। और LM सिंघवी समिति लाया गया था 1986 में पंचायती राज व्यवस्था के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में 1919 में द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होगा, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में। 15 में दिया गया है, इसमें 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, तो भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है पंचायतों का चुनाव कराना। पंचायतों का चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग का यदि भाग देखे किसमें है, तो चुनाव आयोग का भाग है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर है। पंचायतों का चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। जो पंचायतों का चुनाव है जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यदि हम देखें चुनाव आयोग को कौन से भाग में है, तो भाग 15 में चुनाव आयोग को रखा गया है। भाग 15 में आता है चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के में उल्लेख है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में 324 से 329 तक उल्लेख है।
चुनाव आयोग की स्थापना यदि पूछे तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। कब स्थापना हुई थी चुनाव आयोग को? तो 25 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न में, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में लाई, सिलिकॉन एल्यूमिना, सिलिकॉन एल्यूमिना और लाई, लाइम सिलिकॉन एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, लाई, सिलिकॉन और एल्यूमिना ने। तो इसकी आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। 1824 में जोसेफ एस्पिडिन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और इसमें 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की दर को कम की जाती है। जिप्सम का क्या प्रयोग होता है सीमेंट में? तो सीमेंट के जमने की दर को कम कर देता है वो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। तो ईस्ट का प्रयोग वाइन और बियर के उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट की चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में। 18 में दिया गया है, वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन से कथन गलत है? तो वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में यह है कि यह पोषक तत्व के पुनर्चक्रण को गति देता है। ये गलत है, ये गलत है, बाकी सब सही है। यह जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है वनों की कटाई से। ठीक है, यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है। ये भी सही है। इससे मृदा अपरदन होता है। ये भी सही है। तो कौन गलत है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न की ओर, कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कॉर्नेलाइट है जो आपको किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है कॉर्नेलाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पोटेशियम का अयस्क है कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट किसका है? पोटेशियम का। और नाइटर भी है जो पोटेशियम का अयस्क है। कॉर्नेलाइट और नाइटर पोटेशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम के अयस्क के बारे में देखें तो कौन कौन है? डोलोमाइट, इप्सम, लवण, किसेराइट और कॉर्नेलाइट। मैग्नीशियम का भी अयस्क है कॉर्नेलाइट। यूरेनियम का अयस्क है कॉर्नेटाइट, यूरेनियम का अयस्क है, और पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड और कॉर्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वापातन विधि से नहीं किया जाता है? ऊर्ध्वापातन विधि से नहीं किया जाता किस पदार्थ का शुद्धिकरण? तो फैक्ट्री का शुद्धिकरण ऊर्ध्वापातन से नहीं किया जाता है। नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल और कपूर का जो शुद्धिकरण है किससे किया जाता है? ऊर्ध्वापातन विधि से किया जाता है, परंतु फैक्ट्री का नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसे गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, और ठंडा होने पर करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाती है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वापातन विधि कहते हैं। ऊर्ध्वापातन तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया गया है, किसी द्रव तथा उसमें अभिलय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी द्रव तथा उसमें अभिलय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो द्रव और उसमें अभिलय पदार्थों को निस्पंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निस्यंदन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की ओर। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित लोहा बनाने में महत्वपूर्ण धातु कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है जंग रहित लोहा बनाने में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्रोमियम क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित लोहा होता है। कैसा लोहा होता है? जंग रहित लोहा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 23 नंबर प्रश्न में। इसमें है सामान्य समानतः प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इस्पात क्या है? मिश्रण है। कांसा क्या है? मिश्रण है। पीतल क्या है? मिश्रण है। कौन मिश्रण नहीं है? तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस्पात लोहा, क्रोमियम एवं कार्बन का मिश्र धातु है। इस्पात में क्या क्या मिला होता है? लोहा, क्रोमियम एवं कार्बन मिला होता है। पीतल में तांबा तथा जस्ता का मिश्रण धातु है। कांसा तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, जबकि तांबा एक धातु है, न कि मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विद्युत और ताप का सुचालक होने के कारण तांबा बिजली के उपकरणों के निर्माण में अधिक प्रयोग किया जाता है। तांबा क्या है? सुचालन, बिजली एवं ताप का दोनों का, विद्युत एवं ताप का दोनों का सुचालन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 में।
रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रक्त में यदि बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी उत्पन्न हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस रोग के आरबीसी के असाधारण बढ़ोतरी के कारण, ठीक है, हेमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। इसमें जो हेमोफीलिया दिया हुआ है यह एक वंशानुगत रोग है। इसमें चोट लगने पर रक्त बहता रहता है, जल्दी थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 में दिया गया है, 25 में वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लाइपेज है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अग्नाशय के अग्नाशय के लैंगर हस्तद्वीपिका से बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावित होता है। अग्नाशय के लैंगर कोशिका से बीटा कोशिका से क्या? इंसुलिन का स्रावित होता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक है। यदि यकृत देखें दोस्तों, यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्रावित होता है जो यकृत नलिका से होते हुए पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 की ओर। 26 में दिया गया है, अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई? तो अमृतसर की संधि 1809 में राजा रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर के संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। यदि उस समय जो अमृतसर की संधि हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे भारत के? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। ठीक है, छोटा डेट 25 अप्रैल 1809। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 में है मैच करना है हैदराबाद। हैदराबाद है, ठीक है, बंगाल है, अवध है, मराठा है। हैदराबाद के संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद के संस्थापक यदि देखें तो हैदराबाद के संस्थापक मुर्शिद कुली कुतुब शाह था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के संस्थापक था। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। अवध के संस्थापक शहादत अली खां था। और मराठा के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है। 1591 में कुतुब शाही वंश के मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश की स्थापना की मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। 1591 ईस्वी में पुराने गोलकुंडा के से कुछ मील दूर मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नामक नया नगर बसाया। सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, सादत खां को अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। ठीक है, सादत खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे जिन्होंने 1717 से 1727 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने मकसूदाबाद शहर का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया था। ठीक है। मराठा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार यदि मैच करें तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 28 नंबर प्रश्न में जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कहां से? कल्प सूत्र से जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास शुरू होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म का जातक में क्या बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी की वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही आंसर है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न में महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अहिच्छत्र, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पील थी। यदि आपसे पूछे दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी तो काम्पील। हस्तिनापुर का राजधानी कहाँ है? तो हस्तिनापुर की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ दोनों की राजधानी कुरु थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ है। मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन किसकी राजधानी थी? मथुरा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अहिच्छत्र है जो उत्तरी पंचाल का, और दक्षिणी पंचाल का काम्पील है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। 30 में दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है, ये प्रश्न दिया गया है। तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
कहा गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। तो ये गलत है। हमसे पूछा सही सम्मिलित कौन है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली विजय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कब से हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 67 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेलास्ट थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेलास्ट थे और मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड बेरेलास्ट, और संधि मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यदि आपसे पूछ ले, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें वॉरेन हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल देखिए 1780 से 84 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे और मंगलोर की संधि हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। इसमें दिया गया कि तृतीय आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, तो ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। उस समय जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें दिया गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में दिग्बंध हुए, तो ये सही है। हमसे कहा कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, उस समय बेलेजली गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किस राजवंश ने किया था? तो बीजापुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना आदिल शाह ने किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत 1490 से लेकर 1686 ईस्वी का एक राज्य था। यह बहमनी सल्तनत का एक प्रांत था जिसका सूबेदार यूसुफ आदिल था। कौन? यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। 32 में दिया गया दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था? तो किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप? पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप दिल्ली में मुगल की नींव पड़ी थी पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई यदि देखें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलकमा विधि युद्ध नीति का प्रयोग किया था और बाबर की जीत हुई थी। उसी समय मुगलों की दिल्ली में नींव रखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? तो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत को चार्टर प्रदान किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न में, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन थी? लाहौर, और उन्होंने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, रणजीत सिंह की जन्म यदि देखें कहाँ कौन सा अथी में हुआ था? गुज्जरवाला में रणजीत सिंह की जन्म हुआ था। 2 नवंबर 1780 ईस्वी को उनको जन्म हुआ था। कौन से वंश में? शुक्र चकिया मिसल में उनका जन्म हुआ था। उनके शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ जन्म हुआ था। शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ जन्म हुआ था। उनके दादा चरण सिंह ने 12 मिसलों को शुक्र चकिया मिसलों के प्रमुख स्थान दिला दिया था। 12 मिसलों में से प्रथम स्थान था शुक्र चकिया का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 35 में, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? यदि इसे देखें दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखें तो महालवाड़ी व्यवस्था की जो तैयार करने वाला कौन था? वो हॉल्ट मैकेंजी था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हॉल्ट मैकेंजी के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है पूरा एक मोहल्ला, यानी एक गांव के द्वारा, पूरे गांव के द्वारा जो राजस्व कर दिया जाता था उसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था।
महाल यानी पूरे गांव से इकट्ठा किया जाता था, पूरा गांव मिलकर राजस्व भुगतान करते थे। तो ऐसी व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू किया गया था दोस्तों। और महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितना प्रतिशत भाग में था? तो 30% भाग में था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अरविंद घोष के द्वारा लिखित श्रृंखला में लेख के एक श्रृंखला है जो वर्ष 1907 में वंदे मातरम में प्रकाशित हुई थी। यह लेख तब लिखा गया था जब करजन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को आक्रोश में संपूर्ण बंगाल जल रहा था। तब उन्होंने यह सिद्धांत घोषित किया था शांतिपूर्ण प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो वह कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कैनिंग के कार्यकाल के समय में भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। कैनिंग के कार्यकाल 1856 से 62 ईस्वी के बीच था। कब से कब? 56 से 62 के बीच। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा उसे 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। विल्सन को भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि इसी प्रकार और भी प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, और भी प्रैक्टिस सेट पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट के जीके जीएस को आप पढ़ना चाहते हैं, उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर इरिटेरिया के फर्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और आपको रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का जो 20 प्रैक्टिस सेट दिया है उसका भी पूरा वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा वहाँ पर दोस्तों प्लेलिस्ट में। और पुरान पब्लिकेशन का भी 15 प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए हैं, उसका भी पूरी वीडियो अपलोड मिलेंगे आपको। तो आप लोग जाके इसी तरह यदि जीके जीएस रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सभी ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों के। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ आपके लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो दिल्ली के कौन से सुल्तान थे उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक था दिल्ली के सुल्तान जो कई शहरों की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने तकरीबन 300 नवीन शहरों का निर्माण करवाया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख शहर थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 39 में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है, किस क्षेत्र में लगाई जाती है? तो जब वस्तु का उत्पादन होता है, जब वस्तुओं का उत्पादन होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जब वस्तुओं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 प्रश्न की ओर। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है। रोजगार में वृद्धि की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत कही गई थी? तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के समय में कहा गया था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में समृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न पर मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने का कार्य करता है? तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क से जो वो सोचने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क है जो सोचने का काम करता है। यदि पाश्च मस्तिष्क देखें, यदि इसमें हम लोग प्रमस्तिष्क में क्या होता है? थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करता है। अग्र मस्तिष्क का निर्माण थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर करता है। सेरेब्रम जैसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम का ही भाग है अग्र मस्तिष्क। इसी में थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 90% भाग होता है। कौन? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम है जो मानव का जो मस्तिष्क है उसका 80 से 90% भाग सेरेब्रम होता है या अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क में यदि देखें
मस्तिष्क का वह भाग जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने या विचार करने के कार्य संपादित होता हो, उसे ही क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क का भाग। ये सब किस में होता है, तो अग्र मस्तिष्क के भाग में होता है। पार्श्व मस्तिष्क देखें तो इसमें पार्श्व मस्तिष्क में पॉन्स होता है, मध्यांश होता है। पार्श्व मस्तिष्क में पॉन्स या मध्यांश समाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 41 नंबर प्रश्न की ओर। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर प्रश्न में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है जो जीवाणु के बारे में दिया गया है, पेस्टिक डोग लाइकन के द्वारा बनी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जीवाणु की कोशिका भित्ति। यदि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति कवक की बनी होती है। कवक की बनी होती है किसका, पादप की कोशिका बनी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जीवाणु की कोशिका बनी भित्ति क्या बनी होती है, तो पॉस्टिडोग्लाइकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 43 नंबर, प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोथ्रोम्बिन है जो खून का जमना, इसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर के लिए प्रोथ्रोम्बिन किस लिए महत्वपूर्ण है, तो खून को क्या जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के तहत प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 44 की ओर। 44 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक कौन कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो इसमें मूल रोम कोशिका, तो मूल रोम कोशिका में केंद्रक होता है। लाल रुधिर कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, पुटिकाणु प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। और एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट्स, इसमें केंद्रक होता है। तो किसमें केंद्रक नहीं होता है, सो पूछा है। 2 और 3 में केंद्रक नहीं होता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर प्रश्न में। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतलन करना होता है। तो अति शीतलन होता है सुपर कूलिंग, किसी द्रव को हिमांक के नीचे, इसके हिमांक के नीचे यदि शीतलन करना हो तब उसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना अति शीतलन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 46 में सिरके का रासायनिक नाम क्या है? यदि आपसे पूछे सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एसिटिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक नाम, एसिटिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है सिरका का? सिरके का रासायनिक फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH, इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड होता है सिरका का, IUPAC नाम एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर प्रश्न में। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? जब प्रकाश की चाल संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, संघन से विरल में जाता है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 48 में अल्फा बीटा गामा के वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो वेधन शक्ति पूछ रहा है हमसे, वेधन शक्ति। तो इसमें कौन सा होगा? सबसे ज्यादा वेधन शक्ति किसके पास है? गामा के पास है, उसके पास बीटा के पास है, उसके पास अल्फा के पास है, उसके बाद अल्फा के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। सबसे ज्यादा वेधन शक्ति किसमें है? गामा, फिर बीटा, उसके बाद अल्फा। सबसे कम अल्फा के पास होता है वेधन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया है सरल लोलक, एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? जो समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहा जाता है? तो उसे आवर्तकाल कहा जाता है। सरल लोलक, ये सरल लोलक हुआ यहाँ से यहाँ आने में, और यहाँ से यहाँ आने में जितना वो समय लगा उसे क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति कांच में यानी शीशा में न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक 3 गुना 10 to the power 5 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे अधिक प्रकाश की गति कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। इसकी चाल 3 गुना 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद जल में प्रकाश की गति होता है 2.25 गुना 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वायु में प्रकाश की गति होता है, उसके बाद निर्वात या वायु एक ही हुआ,
निर्वात या वायु में दोनों में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद कांच में प्रकाश की गति 2.2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम कांच में। हमसे पूछा है सबसे कम कहाँ है, तो कांच में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इन चारों ऑप्शन में से डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में। जनित्र यानी जनरेटर जिसे कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, तो जनरेटर है जो विद्युत यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर, और उसका कार्य क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है जनरेटर। तो इस प्रकार 1 और 3 दोनों सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत मोटर का कार्य है। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जबकि जनरेटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इसमें इसके बारे में कौन कौन सा सही था? 1 और 3 सही है। इस प्रकार यदि ऑप्शन देखें 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर प्रश्न में। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। देखिए एक वस्तु है, किसके? उत्तल लेंस बताया गया है दोस्तों, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बीच में यदि रखते हैं तो क्या होगा? ये उत्तल लेंस हो गया, कहा गया है प्रकाशिक बिंदु, और किसके किसके बीच कहा गया है? केंद्र O और F1 के बीच। F1 इधर है, F1 इधर है और F2 इधर होता है, ठीक है। तो इसके बीच यदि प्रतिबिंब को रखते हैं तो क्या होगा? उत्तल लेंस में यदि इसके बीच प्रतिबिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा और बड़ा होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा और बड़ा होगा। कहाँ बनेगा? F2 के बाहर बनेगा। प्रतिबिंब जो है F2 के बाहर बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या 54 में क्या है? हाइलोजन लैंप का तंतु निम्न के मिश्र धातु का होता है। तो हाइलोजन लैंप का तंतु होता है जो किसका मिश्र धातु होता है? तो हाइलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु होता है हाइलोजन लैंप का तंतु, और यह जो है पीला रंग प्रकाशित करता है। कौन हाइलोजन लैंप है जो पीला रंग का प्रकाश को उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया 55 नंबर प्रश्न की ओर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव के, यदि दोनों हो तो आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगा क्योंकि वो समान विभव के हैं, इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 56 में। केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? केरल में जो शांत घाटी में स्थित वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। केरल के शांत घाटी में जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। केरल में शांत घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली तो केरल में स्थित है। जैव विविधता के लिए जानी जाती है शांत घाटी। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। केरल की लकड़ियाँ क्या होती है? कठोर होती है। जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 57 में। गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चिखने वाली साठा और पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चिखती साठा, प्रचंड पचासा, चिखती साठा, गरजने वाली चलीसा कौन सी गोलार्ध में होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये सब दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गरजता चलीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है। शक्तिशाली पछुआ पवन है जिसे 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच चलती है, इसलिए इसे गरजता चलीसा कहते हैं। और इसी प्रकार प्रचंड पचासा 50 और 60 के बीच चलती है। 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चलने वाली पछुआ पवन है, इसलिए उसे प्रचंड पचासा कहते हैं। चिखता साठा 60 और 70 के बीच चलती है, इसलिए उसे चिखता साठा कहते हैं। ये सब पछुआ पवन के नाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 58 में सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, शुक्र। लेकिन सौर मंडल का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सौर मंडल नहीं, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सॉरी, बृहस्पति नहीं, बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, और आपसे यदि पूछ लिया जाए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो वो भी शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे चमकदार शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी शुक्र है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 59 नंबर प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आंतरिक परत निफ्फे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक परत निफ्फे के निर्माण में निकेल और फेरस की प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निकेल और फेरस पृथ्वी की आंतरिक परत। पृथ्वी मुख्यतः 3 परत में बटा हुआ है। एक है भूपटल या भूपर पट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोरे या निफे। कोर या निफे। भूपटल पृथ्वी की वह बाहरी परत जिस पर प्रायद्वीपीय तथा महासागर स्थित है उसे भूपटल कहा जाता है। भूपटल की रचना सियाल से हुआ है। भूपटल की रचना किससे हुआ? सियाल। सियाल का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से पृथ्वी के भूपटल का निर्माण हुआ है। ठीक है। सीमा किसे कहते हैं? सीमा तो पृथ्वी इसकी निचली परत विशाल चट्टानों से बनी हुई है। यह परत को सीमा कहा जाता है। सीमा का मतलब एस आई और ए में, यानी एस आई मतलब क्या? सिलिकॉन और ए में मतलब मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के से जो मिलकर बना है वो पृथ्वी का मध्य भाग यानी मेंटल, पृथ्वी का जो मेंटल भाग है वो सीमा से बना हुआ है। ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है तो उसे सीमा कहेंगे। कोर जो पृथ्वी का निचला परत है वो किस भाग से बना हुआ है? इसी प्रश्न में पूछा गया निफे के बारे में, आंतरिक परत, तो वो है निफे के बना हुआ। निफे निफे यानी निकेल और फेरस यानी लोहा, निकेल और लोहा के से बना हुआ है पृथ्वी का निचला परत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कितना? 17। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? उसके बाद मिजोरम है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम है। 52 है जनसंख्या घनत्व 52। उसके बाद सिक्किम 86। उसके बाद मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 में दिया गया दोस्तों निम्नलिखित से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में एक कमांड नहीं है? भारतीय सेना के कमानों में एक कमांड नहीं है। कौन? तो ऑप्शन नंबर यदि देखें तो बी उत्तर पूर्वी कमांड भारतीय नौसेना का कमांड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। भारतीय नौसेना के कमांडो में देखें तो पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में स्थित है। पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है? यदि मैं एक बना लूँ इसको इस तरह से, पश्चिमी कमांड कहाँ है? चंडी मंदिर में स्थित है पश्चिमी कमांड। उत्तरी कमांड कहाँ स्थित है? तो उत्तरी कमांड उधमपुर में स्थित है। उधमपुर में उत्तरी कमांड है। ठीक है। मध्य कमांड कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों। मध्य कमांड लखनऊ में स्थित है। और पूर्वी कमांड कहाँ है? पूर्वी कमांड कोलकाता में स्थित है। दक्षिणी कमांड कहाँ है? सॉरी, पश्चिमी यहाँ होगा। पश्चिमी कमांड चंडी मंडी और दक्षिणी कमांड कहाँ है? तो दक्षिणी कमांड आपको पुणे में स्थित है। दक्षिणी कमांड पुणे में स्थित है। पश्चिमी कमांड है चंडी मंडी पश्चिमी कमांड है जो यहाँ पर स्थित है। और दक्षिणी होगा जो आपको पुणे में स्थित है दक्षिणी कमांड। और दक्षिण पश्चिम कमांड यदि आपसे पूछे वो कहाँ है? जयपुर में है दक्षिण पश्चिम कमांड। और ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। उत्तर पूर्वी कमांड कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 62 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है कब? 21 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 63 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी तट पर स्थित कौन सा भारतीय शहर नहीं है? लखनऊ है जो गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है। लखनऊ। कौन कौन सा शहर गंगा नदी तट पर है? कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना आदि है जो गंगा नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर ये नहीं है। 64 में चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना वर्ष 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संरचना हुआ था जो चौथे रिएक्टर में हुई थी। यह लागत और हताहत दोनों के मामले में आज तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 65 नंबर प्रश्न को, भारत के निम्नलिखित संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है। ठीक है। और वस्त्रों का कलिको संग्रहालय मुंबई में, ये गलत है।
हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी को देखें, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, सही है सलारगंज संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 में। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से पॉल लिंच को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 67 में। इसमें दिया किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? ट्रांसजेंडर को पहचान के लिए पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा राज्य है? तो राज्य राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, राजस्थान है। नेक्स्ट चलते हैं 68 में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियनशिप बनने वाला देश कौन है? वो स्पेन है। स्पेन है। 2023 में फीफा महिला विश्व कप चैंपियनशिप कौन बना है? स्पेन विजेता बना है। 2023 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर विजेता बना है। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में का खिताब किसने जीता है फीफा का? तो स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। स्पेन के लिए विजयी गोल ओल्गा कार्मोना ने खेल के 29वें मिनट में किया था। स्पेन की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार बनी है स्पेन की विमेंस टीम में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 69 नंबर प्रश्न की ओर। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जो नए संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसकी उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और 19 सितंबर 2023 को इस नवीन संसद भवन में प्रवेश किया गया था। 19 सितंबर 2023 को प्रवेश किया गया था, 28 मई को उद्घाटन किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा है? तो एनटीपीसी ब्राउनी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, एनटीपीसी ब्राउनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न की ओर। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके दोस्तों, मैं और अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो चलिए इसे 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो वो है महिला मुक्केबाज कौन है? तो भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है निखत जरीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निखत जरीन ने नई दिल्ली में आयोजित जो हुआ था महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 6 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता था। इसमें से निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और 48 किलोग्राम वर्ग में नीतू घनश्याम ने जीता, घन घास ने जीता और 70 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने वर्ल्ड कप जीता था और 81 किलोग्राम वर्ग में स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो कितने 4 व्यक्तियों ने जीता था स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाज महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियन में आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर इन चारों में से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 72 में। वार्षिक भारत श्रृंखला द्विपक्षीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीलैक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ? तो 10वां संस्करण हाल ही में किस शहर में प्रारंभ हुआ? कोलंबो में हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 10वां संस्करण कोलंबो में हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को चुना गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक संदीप रेड्डी वांग को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ क्या है? तो हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, और चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी 2024
तक किया गया दोस्तों। 2 फरवरी से 6 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। इसके दूसरे चरण का आयोजन 21 से 25 फरवरी 2024 तक गुलबर्गा जम्मू कश्मीर में किया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था यह चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। और इसका शुभंकर क्या है? हिम तेंदुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं 75 में। वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। यदि मैं आपको पूरा नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इसमें देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के हैं उन्हें दिया गया है। और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके लिए इन्हें नरगिस मोहम्मद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यदि आपसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फ्रांस को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो नॉर्वे के रहने वाले हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉन ओलाव फ्रांस। इनकी नाटक जो है गध माध्यम से अन्न कही की आवाज बताने के लिए जो ग्रंथ लिखे थे उसके लिए उन्होंने इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन ओलाव फ्रांस को। भौतिक का नोबेल पुरस्कार यदि पूछ लिया जाए तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है पियरे अगास्टिक ट्यूनेशिया के हैं, फेरेक कास्ट हंगरी के हैं, एनी एल हुइलियर फ्रांस के हैं। इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एक्टोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तरीके की खोज के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं पियरे अगस्टिन को। ठीक है। और यदि चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो कैटलिन कोरिको को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। कैटलिन कोरिको ये हंगरी के हैं। कैटलिन क्रिस्को कहाँ के? हंगरी के हैं। और एक ड्यून पीसमैन को दिया गया जो अमेरिका के हैं चिकित्सा के लिए। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है चिकित्सा में? कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीका के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बने संशोधन से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमसे पूछा शांति के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसे और भी अच्छे से वीडियो ला सकूं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।